चुंबकीय चिकित्सा नाम की चीज शुरू हुई और टीवी में हम समझता हूँ एक 10 दिन वो आदमी चुंबकीय चिकित्सा के बारे में चीखता रहा। उसमें से एक दिन वो चिखाई को हम भी सुना। संयोग भोपाल में किसी के घर में था, उस दिन वो तमाम प्रकार की बताता इसमें सब रोग दूर होता है बोला। सबसे अच्छा ये हुआ उनका रोग दूर हो गया। क्या रोग? दरिद्रता। कैसे? उनका किताब बिक गया, वो लोहे की टुकड़ा वो जो चाहे उस भाव से बिका। इतना हम जानता हूं, बाकी एक भी कोई चीज कामयाब नहीं हुआ। ये पुराने की साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की यहाँ से वो चुंबकीय पत्थरों को हम डुहार के ले गए। क्या किए? डुहार के ले गए, उसको प्रयोग किए, ईमानदारी के साथ प्रयोग किए, 1 पैसे की फर्क नहीं। चिखाई हम टीवी में सुने, उनका तो दरिद्रता छूट गई है, बात सही है। बहुत इसमें दिल्ली में उनका बंगला बना हुआ है आलीशान, 1 एकड़ जमीन में। बना के दिखाओ, पता लगता है। ये तंदुरुस्ती बढ़ गई। आगे चलो। बाबा पर समृद्ध हो गए क्या? दरिद्रता दूर? अरे कहाँ से समृद्ध होना है? वो दरिद्रता तो और चौगुना की तो बना ही है। दूर कहाँ? तो पहले की अपेक्षा तो परिवर्तित हो गए ना रे। लोगों के आंखों में उनको पैसा मिल गए, ये एविडेंस मिल गए ना भाई। जी बाबा, एक बहुत मतलब पुराना प्रश्न है कि आकाश से कोई उल्का आकर धरती में गिरता है। हाँ, तो ये उल्कापात आकाश से आता किस जगह से? हाँ, वो बात है, वो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर बहुत सारे अटकलें हैं। पहले तो वो तारा टूट करके आता है, उसके बाद उल्का होता है। उल्का, वो जो तारा ही उल्का है, दूसरा कोई उल्का है, ये सब बातें थी। ठीक है, ठीक है, एक उल्कापात होता है, ये बात सही है। हमारे आंखों को भी दिखता है कोई कोई चीज, कोई दिन कोई बिल्कुल बढ़ता हुआ जलता हुआ चीज धरती की ओर दौड़ता हुआ आप हम देखते हैं। ठीक बात है, ये यहां तक पूरा हो गया। उसके बारे में हमने जो देखा है, इसकी सही स्वरूप को देखा है, वो ये है ब्रह्मांडीय किरणों का निरंतर गति बना रहता है। ये तो आप जानते ही हैं। कोई एक प्रकार की ब्रह्मांडीय किरण का संयोग होने से उसमें इतना ताप बढ़ जाता है, एक सेकंड की करोड़ों करोड़ों भाग में आसपास की बहुत सारे अणुओं को एकत्रित कर देता है। आकर्षण बल बढ़ करके एकत्रित कर लेता हुआ जलता हुआ ज्वाला जैसा नीचे तक आता है। ये जो वो कोई चीज जैसा भी चीज मिल सकता है, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है। ये जो घटना है धरती के वायुमंडल के भीतर, हाँ, ये धरती के वातावरण के अंदर घटित होता है। मतलब धरती के वातावरण के बाहर से कोई चीज नहीं, बाहर से कोई चीज नहीं आता। नहीं सोच बैठे रहो, इतने बड़े बड़े पत्थर धरती। हाँ, वो ठीक है, वो सब इसी धरती की वातावरण की है। बाबा, इसमें एक प्रश्न होता है, जैसे आप सोचो इस धरती से समृद्ध वातावरण कहाँ होगा रे? उन पत्थरों का अध्ययन करने से पता चला है कि जो उसका मटेरियल है वो धरती में मिलने वाले मटेरियल से भिन्न है। यही हेडलाइन। अभी चंद्रमा से लाए मटेरियल धरती में जो मटेरियल है किसी मटेरियल की तुल्य ही है। अरे व्यर्थ की ये सब बातें लेकर के दिमाग पचाना हो तो पचा सकते हैं। जी बाबा, इसमें मैं दूसरा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हम लोग ऐसा अभी तक सुनते हैं कि यदि किसी जगह में गर्मी हो जाए तो वहां से हवा के कण दूर हट जाते हैं। हवा के कण वहां उस जगह से दूर हट जाएंगे। हवा ठीक है ना, वायुमंडल में वो ठीक है। आप इससे विपरीत बता रहे हैं कि कहीं यदि तापमान हो जाए तो दूर दूर से कण वहां पर आ जाते हैं। हाँ, वो चुंबकीय बल के संयोग से बता रहा हूँ, वो छूट गए ना, उसको जोड़ लीजिए, वो पूरा हो जाता है। वो धरती को छूते तक वो इकट्ठा करते ही आता है, तो पिंड बन जाता है बाबा। पिंड बन जाता है। जबकि जो विज्ञान की अवधारणा है वो इसके उल्टा है कि मोटा आता है और हवा से घर्षण करके जल के टुकड़े हो गए छोटा रह जाता है। ठीक है भाई, कहने में हम क्या कर डाले, हम कहे हैं होता है इतने ही। एक विज्ञान वाले कहते हैं वायुमंडल के बाहर से आता है। हाँ, बाहर से आता है।
और वो बाहर से कहाँ से जलते जलते छोटा होके खत्म हो जाता दूसरे है। ग्रह खगोल से कहीं टकरा कहीं से भी आता है बाबा जी। हो गया वातावरण में हो गया आपकी महाराज जी, हो जबकि गया। बाबा जी का कहना है कि धरती के वायुमंडल में ही ये बनता है, आग जलना शुरू होता है और वहीं के चीज जुड़ जुड़ के और बड़ा बाबा जी जो ब्रह्मांडी किरणें हैं, ये जो आपने बताया ब्रह्मांडी किरणें इतनी आवेशित हो जाती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं। हाँ, किसी एक प्रकार की ब्रह्मांडी अणु का संयोग होने से, ये तो आप जानते हो। हाँ। कोई भी दो प्रकार की जो आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित होता है। ठीक है, कोई भी दो प्रकार की आवेश एकत्रित होने से तीसरे प्रकार की आवेश में परिणत हो जाता है। ये समझ में आता है आपको आता है? क्यों आ रहे हैं ना? तो उसको उसी विधि है इसमें भी। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रह्मांडी किरण आकर के किरण का संयोग में किसी निश्चित प्रजाति की अणु मिलना चाहिए, उसमें योग होना चाहिए। योग होते ही उसमें एक ताप का प्रचंड ताकत बनता है। वो ताप से क्या हो जाता है, आकर्षण बल दूर दूर तक, आकर्षण का फील्ड जो बनता है वो दूर तक बन जाता है। बनते ही उसी के साथ साथ जलता जलता हुआ नीचे आता है। आते आते उस मार्ग में जितने भी आसपास के हैं सबको बटोर के धरती में आके बैठता है। तो ब्रह्मांडी किरणें मतलब कोई आवेशित कण। हाँ, ब्रह्मांडी किरण के बारे में बात ऐसा सोचना चाहिए। बहुत सारे किरण जो है विकिरण के रूप में दौड़ते हैं। विकिरणीयता क्या चीज है पूछो। ये बहुत अच्छी बात होगी। जब कभी परमाणु में जो कार्य होता है उसका जितने भी ताप है वो परावर्तित होता है। परमाणु में जितना ताप होता है वातावरण में यदि उससे कम होगा, उस स्थिति में वातावरण में वह परावर्तित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विकिरणी मटेरियल में क्या होता है, परिवेशी गति से जो उत्पन्न जितने भी ताप है वो मध्यांशों पर प्रभावित कर देता है। ये सुनने में आता है आपको? ये सुनने की ही बात है। उसमें हजम होने की एक निश्चित ताकत है। वो ताप को अपने में रखने के लिए, हजम करने के लिए, उसको माने दुहारने के लिए निश्चित एक अवधि है मध्यांश में। वहां तक वो अपने में समा लेता है। अवधि है कि क्षमता? उससे अवधि है कि क्षमता? दोनों वही बात है। वो क्षमता के अनुसार बिल्कुल पूरा अपने में समा लेता है। उससे ज्यादा होने के बाद उसका प्रभाव को उसके बाह्य वस्तुओं पर फेंक देता है, फेंकना शुरू करता है। वो कैसा फेंकता है? वो ताप के रूप में नहीं फेंकता, कंपन के रूप में फेंकता है। कंपन वातावरण में जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो उद्दोलित होते की स्थिति में जाता है। अभी अपने शरीर में जब विकिरणी प्रक्रिया से एक्सरे करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा शरीर की अणुओं को उद्दोलित करके हड्डी का फोटो लेता है। इसी क्रम से वातावरण में उसका उद्दोलन शुरू होता है। हो करके वो अणु से अणु, अणु से अणु की होते होते केवल प्रभाव ही जाता है। इसको विकिरण नाम है। उसमें ताप ट्रैवल नहीं होता है, तरंग ट्रैवल होता है। तरंग जो है ना, ये मध्यांशों से प्रेरित प्रकरण है, प्रेरणा है। ये उसकी इतना ज्यादा पैनीपन है ना, चुभने वाली चीज है, एक के अंदर घुसने की योग्यता है। वो अपना वांछित विधि से उससे काम लेने योग्य ताकत है। उसको अभी ले भी रहे हैं। ये विकिरणी गति का मतलब है। ये विकिरण की गतियों को भी ब्रह्मांडी किरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा महाराज, ये जो विकिरण का प्रभाव है किसी इकाई के केंद्र में होता है कि बाहरी भाग में होता है? केंद्र में होता है। जैसे सामान्य रूप में जो प्रभाव होता है अभी हाँ, वो सब तो बाहरी बाह्य परिवेश की जो वस्तु में होता है।
ये जितने भी अभी अपन बाकी बात कहते हैं, उसमें क्या होता है, मध्यांश से बहिर्गत होता है ताकत, उसमें कोई पार्टिकल जाता नहीं है। हमारा सोचना है पार्टिकल के, जब पार्टिकल के रूप में भागता है विकिरण, विज्ञान में ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के पार्टिकल तो निकलते हैं। हाँ, ये प्रभाव है। ये जो है ना 3 प्रकार से प्रभाव होता है, पार्टिकल नहीं होता है, प्रभाव होता है। विज्ञान के अनुसार पार्टिकल निकलता है, प्रभाव है, ये प्रभाव। ठीक है। अभी अपने को प्रभाव मानना चाहिए। प्रभाव के रूप में ये चीज करता है, बाहरी संसार में जितने भी अणु परमाणु होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो तरंगवत जा करके वांछित क्रिया करते हैं। ये आपने विकिरण के बारे में बताया। हाँ, ये विकिरण के बारे में। किरण क्या? किरण ये चीज है, कहीं से भी प्रकाश होता है, जैसा सूर्य से आ रहा है, ये किरण है। ताप सहित जो है वो हाँ, वो ताप से नहीं, प्रतिबिंब से, प्रतिबिंबों से किरण, प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से किरण, ताप से संबंधित नहीं। ताप परावर्तन विधि से ताप, तरंग जो है, हो सकती है, बिना ताप की भी हो सकती है। किरण जो है, ताप तो लगता है। हाँ, ताप एक अलग चीज है, किरण एक अलग चीज है। भी प्रतिबिंब विधि है वो, ये जो है ना ताप विधि परावर्तन विधि है। ये जो अभी तीसरा बात कहा, यह तरंग विधि है, वातावरण में तरंग पैदा करने की विधि है। जो मध्यांशों में जो दबाव बने रहते हैं उसके कंपन से वातावरण में तरंग पैदा हो जाते हैं, ऐसा है विकिरण। इसको मैंने ऐसा देखा है, वैसा काम भी होता है। ठीक है, इतनी ही छोटी सी बात है ये। किरण और रश्मि दोनों अलग अलग है। हाँ, रश्मि एक दूसरी भाग है। किरण किसी भी धरती के वातावरण में आने की बाद वो अनुबिंब प्रत्यनुबिंब में विभक्त होकर के अनेक बनकर के एक किरण अनंत भागों में बट करके धरती को छूता है, इसका नाम है रश्मि। एक प्रश्न है बाबा। हाँ। ये तो कल हो गया था। हाँ। एक प्रश्न है, सरफेस टेंशन नाम का एक शब्द विज्ञान में पढ़ाते हैं। हाँ। हिंदी में इसको सतह तनाव कहते हैं। यदि एक कांच के ट्यूब में पानी भरेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि ट्यूब के किनारे किनारे पानी की ऊंचाई ज्यादा है और केंद्र की तरफ पानी गहराई में, मतलब एक जैसा झुका हुआ एक दृश्य दिखता है, ऐसा झुक गए। उनको ऐसा करते हैं कि सतह के कारण ये खींचते हैं, जबकि पारा में देखते हैं, पारा में ऐसा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, वो उसके तब उसको सरफेस टेंशन से मुक्त रहता है, ऐसा ये कहते होता होगा। तो इसमें ये बात है भैया, वो ट्यूब में भरने के कारण है। वही चीज ग्लास में भरते हैं, वो ऊपर रहता है। चलो आगे। नहीं, मतलब ट्यूब की यदि मोटाई ज्यादा कर दिया जाए, हाँ, वह चलो आगे चला हो, वो तैयार है भाई। क्या बताए, ट्यूब के आकार में पानी भरोगे ऐसे ही दिखेगी, आकार के कारण वो अपने को जोड़ना नहीं बनता है क्या? और ट्यूब में पूरा अगर ऊपर तक भर दे तो गोलाई हो जाएगी। हो गया, ऊपर तक भर के देखिए। सरफेस तो ऊपर ही होता है, बीच में देख लेते हैं। तो ये गोलाई का कारण क्या? ये जो गोलाई होता है इसका क्या कारण? हाँ, ये बात अच्छी। तो आप तो जानते हो, तो ये पानी में भार होता है। पानी में और एक गुण है, पानी अपने लेवल को मेंटेन करता है। यदि 2 जगह हो पानी को अपने इसको लेवल को शो करने के लिए हो, 4 जगह हो, माने 1 ट्यूब 2 ट्यूब 4 ट्यूब बना दिया, आपने एक में पानी भरा, उन सभी ट्यूब में एक ही लेवल में पानी होता है। इसका क्या नाम दिया आप लोगों ने? वाटर मेक्स इट्स ओन लेवल, एक नाम दिया जी। पानी किसी में भरी है, अब अपने में एक लेवल बना लेता है। कैसे भी भरी है, वो अपने में एक लेवल बनाता है। ये सिद्धांत ठीक है। उसके साथ क्या आपने क्या कर दिया, ट्यूब को बेंड कर दिया। वो सीधा ट्यूब में भर के देखो ना भाई, कैसा दिखता है। हाँ, सीधा ट्यूब में भर के देखोगे तो उभरा ही दिखता है, ग्लास में भरोगे तो उभरा ही दिखता है। जैसे तालाब में पानी जमा रहता है। हाँ, ये जो इसका लेवल मेंटेन करता है वो फ्लैट रहता है या वो भी ऐसा उठा हुआ रहता है? वो उठा ही रहता है, समुद्र ही उठा रहता है। ये धरती के आकार में सब बने रहते हैं, सरफेस पूरा धरती के आकार में रहता है।
तब पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे ठोस हो, क्या हो? ठोस तो धरती का आकार में नहीं बन पाया। और क्या बनता? पहाड़ उबड़ खबड़ जो है, पहाड़ गिहाड़ मिलकर के धरती का आकार है बेटा। अंततोगतो वो सब एक गोलाकार है, गोलमोल। उबड़ खाबड़ बराबर गोलमोल। चलो, जय जय।